ओके पीपल, गुड आफ्टरनून। चलिए जी स्टार्ट करें। टॉपिक नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 चल ही रहा है हमारा, उसी को कंटिन्यू करना है। ओके तो लास्ट वीडियो में आपने चैप्टर नंबर 5 के पिछले वीडियो में आपने देख लिया होगा, हमने पावर ऑफ अटर्नी पर ड्रॉप किया था। जस्ट ड्रॉप बाय विद द पावर ऑफ अटर्नी, तो इसी पावर ऑफ अटर्नी से कंटिन्यू करेंगे। ओके चलिए पेज नंबर है 84। पेज नंबर 84 ये वाली बुक है, पेज नंबर 84। ठीक है, तैयार, शुरू, गेट सेट गो। क्या वो किसी के पास बुक नहीं है क्या? अरे जहां रखी है वहां से उठा लो। ओके रोशनी कम आ रही है क्या? मैं काला हो गया हूं? आई डोंट नो एक्चुअली। यहाँ पे मतलब इट्स नॉट अबाउट द लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं मैं समझना कि मैं थोड़ा सांवला या काला हो गया हूं। डोंट वरी, ओके आई एम वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट द पावर ऑफ अटर्नी। जहां लिखा है पावर ऑफ अटर्नी ऑन वेरियस इज नॉट द पावर ऑफ अटर्नी, वहां लिखेगा इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। इंपॉर्टेंट पावर ऑफ अटर्नी के शॉर्ट नोट एग्जाम में पूछने को आते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। और पावर ऑफ अटर्नी एक ऐसा टॉपिक है जो आपके 3 चैप्टर में अलग अलग जगह बताया गया, यानी कि इसी बुक के अंदर पावर ऑफ अटर्नी एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार दिया गया अलग अलग चैप्टर में। तो आप खुद सोचिए, जब एक सिंगल टॉपिक 2-3 बार दिया गया है अलग अलग चैप्टर में एक ही सब्जेक्ट के अंदर, तो इंपॉर्टेंट ही होगा। लेकिन तीनों चैप्टर के अंदर ऑब्वियसली पावर ऑफ अटर्नी का मतलब एक ही तो है, एक ही मतलब होता है। तो यहां पर भी वही मतलब है पावर ऑफ अटर्नी का। ठीक है जी, तो इसका मतलब समझेंगे, लेकिन उसके पहले यहां लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, और आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछने को आएगा पावर ऑफ अटर्नी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और किसके इस्तेमाल के लिए इसको बनाया जाता है। और हो सकता है आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए कि पावर ऑफ अटर्नी को बनाने के तरीके क्या होते हैं और इसको बनाने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसकी बात करते हैं। पेज नंबर 84 है हमारे पास, और उसके पहले जो हमारे पोर्शन थे पार्टनरशिप वगैरह के, वो हमने निपटा लिए हैं। तो क्या होता है पावर ऑफ अटर्नी, जरा इसकी बात करता हूं। सर आपको बताया था मैंने शायद लास्ट क्लास में, यानी कि वीडियो नंबर 1 में, इस चैप्टर नंबर 5 के वीडियो नंबर 1 में, कि कोई काम ऐसे होते हैं जिस काम को हम पूरा करना पसंद नहीं करते, तो उस काम को हम किसी और को ट्रांसफर करते हैं। देयर आर फ्यू ट्रांजेक्शंस विच मे और मे नॉट बी परफॉर्म्ड बाय द फर्स्ट पर्सन। सो व्हाट द फर्स्ट पर्सन डू? द फर्स्ट पर्सन assign his rights or duties to the second person and request the second person प्लीज परफॉर्म दिस टास्क ऑन माई बिहाफ। मेरे बिहाफ पर आप ये टास्क परफॉर्म कर दीजिए। तो जो सेकंड पर्सन है जो ये काम करना चाहता है, द सेकंड पर्सन इज एक्टिंग एज अ एजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्स्ट पर्सन। द फर्स्ट पर्सन इज एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल। वी हैव 2 पार्टीज, द प्रिंसिपल एंड द एजेंट। ओके, एंड प्रिंसिपल हैज ट्रांसफर्ड और असाइंड हिज राइट्स टू द सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन ने अपने राइट्स को असाइन कर दिया सेकंड पर्सन को, लेकिन कैसे करेगा? बोलकर या लिखकर? बोलकर नहीं, लिखकर। रिटर्न में होना चाहिए, स्टैम्प पेपर के ऊपर होना चाहिए। ऑन अ स्टैम्प पेपर वी राइट डाउन आई हियर बाय ट्रांसफर और असाइन माई राइट्स डैश एंड डैश टू द सेकंड पर्सन। मैं अपने अधिकार दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करता हूं। ये सारी बात है। ये पूरा दिखा जाएगा, प्रिंट आउट निकाला जाएगा और साइन करेगा फर्स्ट पर्सन। और साइन करने के बाद उसको हम उसको साइन करने के बाद हम उसको सेकंड पार्टी को दे देते हैं, और सेकंड पार्टी उसको लेके जाएगा वहीं पे, उस जगह पे, और जहां पे उसको पेश करना है, और वहां पे और जाके बोलेगा कि भाई जो फर्स्ट पर्सन है वो तो नहीं आया, उसके बिहाफ पर मैं यहाँ पे आया हूँ। ओके, और जो जो काम फर्स्ट पर्सन कर सकता होगा वो सारे के सारे काम सेकंड पर्सन कर सकता है। ठीक है जी। अब इससे थोड़ा सा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जो लाइव एग्जाम्पल्स होता भी है मार्केट में और आजकल होते भी हैं हर जगह पे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था, पिछले वीडियो में एग्जांपल लिया था, वीडियो नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5 में। लेट्स लाइक you are a company secretary of any company. I repeat, you are a company secretary of any company. Your director asks you to appoint some advocate on the behalf of the the director. डायरेक्टर के ऊपर कोई मुकदमा चल गया है, एंड यू डायरेक्टर आस्क यू टू अपॉइंट सम एडवोकेट ऑन योर बिहाफ बिकॉज द डायरेक्टर हैज बीन इशूड विद अ समन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ने डायरेक्टर को समन इशू किया है कि उसको कोर्ट पे पेश होना पड़ेगा।
अब इतना बड़ा डायरेक्टर कोर्ट पे तो जाएगा नहीं, इंसल्ट होती है भाई कैमरा के सामने, मीडिया के सामने, ऑब्वियस सी बात है। तो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अपना एक राइट या ड्यूटी ट्रांसफर करते हैं अपने एडवोकेट को, एंड आस्क द एडवोकेट टू जस्ट गो इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड गिव द प्रेजेंस ऑन देयर बिहाफ, उनके बिहाफ पर प्रेजेंस मार्क कर देगा। तो जो एडवोकेट है वो जो भी करेगा कोर्ट के अंदर, हम ऐसा मानेंगे कि वो किसने किया है, डायरेक्टर ने किया है, हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने ही किया हुआ है। ठीक है जी। तो ये जो काम लिखा जाएगा, ये जो बातें लिखी जाएंगी, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अटर्नी। जो पावर ऑफ अटर्नी साइन करेगा कौन, मिस्टर मैनेजिंग डायरेक्टर साइन करेंगे, और इस पे लिख देंगे कि जो कोर्ट में जाना है, जो कोर्ट में बातें होनी है, इस काम के लिए मैं अपने मिस्टर XYZ को एज ए एडवोकेट अपॉइंट करता हूं। ओके। अब पावर ऑफ अटर्नी दो प्रकार की हो सकती है, एक तो बोलते हैं जनरल और एक बोलते हैं स्पेशल। सुनिए ध्यान से। जनरल पावर ऑफ अटर्नी वो पावर ऑफ अटर्नी होती है जहां पे हम किसी पर्सन को अपनी सारी ड्यूटीज या सारे राइट्स को ट्रांसफर कर देते हैं, और जहां पे हम एक पर्टिकुलर राइट को ट्रांसफर नहीं करते। यानी कि किसी भी काम से जुड़ी हुई जो भी एक्टिविटीज होती है, हम वो सारी एक्टिविटीज कहते हैं सारे के सारे काम तुम संभाल लो। इसको हम बोलते हैं जनरल पावर ऑफ अटर्नी, जहां पे साफ साफ ये लिखा नहीं होगा कि वो क्या क्या कर सकता है, बस इतना लिखा होगा इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए वॉट एवर द पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, डीड्स रिक्वायर्ड टू बी साइन बाय मी, यू कैन साइन ऑल दोज पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड डीड्स। ओके, आई विल नॉट साइन बिकॉज आई एम अपॉइंटिंग यू एज अ एजेंट। तो सारे जो पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स जो है मुझे साइन करने थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप साइन कर देना मेरे बिहाफ पर। ओके। अब वो क्या थे क्या नहीं है, लेकिन इतना तो क्लियर हो गया कि उस ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमने उस पर्सन को अपॉइंट किया है पूरे के पूरे। तो ऐसे पेपर को हम बोलते हैं जनरल पावर ऑफ अटर्नी। लेकिन कभी कभी हम किसी बंदे को अपॉइंट करते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे बिहाफ पर तुम्हें काम दिया जा रहा है, लेकिन तुम्हें सारे काम नहीं करने, सिर्फ एक पर्टिकुलर ये वाला काम करना है। तुमको सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आगे मेरा ये डॉक्यूमेंट को पेश करना है और वहां जाके हाजिरी लगवा के आ जाना है। तो इसको हम बोलते हैं स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, जो सिर्फ एक स्पेशल वर्क के लिए, एक स्पेसिफिक वर्क के लिए दी जाती है। किसका स्कोप बड़ा हुआ, जनरल का या स्पेशल का? जनरल का, क्योंकि जनरल के अंदर वो जो एजेंट है हमारा, ही कैन परफॉर्म एनी टास्क। लेकिन जो हमारा स्पेशल पावर अटर्नी है, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी में द पार्टी कैन परफॉर्म ओनली दैट पर्टिकुलर पार्ट फॉर विच द पार्टी हैज बीन अपॉइंटेड, जिसके लिए पार्टी को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं पावर ऑफ अटर्नीज एंड दिस एंड दैट। अच्छा, मान लीजिए कि क्या पावर ऑफ अटर्नी को कैंसिल करवाया जा सकता है? आंसर यस, हो सकता है कि हमने अपना एजेंट अपॉइंट किया हो 2 साल तक के लिए और 1 साल 1.5 साल निकल गया, अब हमें लगता है कि हमें उसको पावर देने की जरूरत नहीं है, अब वो काम हम खुद ही कर सकते हैं। तो आप चाहे तो पावर अटर्नी को बीच में कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल का मतलब क्या होता है? रिवोक कर सकते हैं। दूसरा, पावर अटर्नी हमने ट्रांसफर तो की है, लेकिन दूसरा एजेंट है वो हमारी जो ड्यूटीज है उसको ठीक से निभा नहीं रहा, ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो यार जब करना ही था वो काम हम ही कर लेते, तो हम चाहे तो पावर अटर्नी को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो पावर अटर्नी कई जगह कैंसिल हो सकती है, ओके, उसकी बात भी हम करेंगे। तो आपके लिए फिलहाल क्या है, पावर ऑफ अटर्नी जो यहां लिखा हुआ है, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ पावर ऑफ अटर्नी, द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ पावर ऑफ अटर्नी, ओके, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट पैराग्राफ एक बार पढ़िए जरा, रीड योरसेल्फ प्लीज, रीड योरसेल्फ। इतनी गर्मी है यार, क्या करें। उसी आपके पास आ गई, आपने पढ़ा इसको, फर्स्ट पैराग्राफ को। लेट्स बी द फर्स्ट पैराग्राफ। द पावर ऑफ अटर्नी इज अ डॉक्यूमेंट। पावर ऑफ अटर्नी ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वन और मोर पर्संस गिव अथॉरिटी, जिसमें एक या एक से ज्यादा लोग अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर देते हैं, किसको? दूसरे लोगों को, वन और मोर पर्संस को। ठीक है, किस चीज के लिए? टू एक्ट
इन हिज और देयर प्लेस, जो उनके जहां पे जाके काम कर सके, इन ऑन देयर प्लेस एंड इंस्टेड, एंड इंस्टेड यानी कि उनकी जगह पे। ओके, ये स्टेड नहीं है, स्टेड को ठीक कीजिएगा, ये इंस्टेड है। जहां लिखा है ना स्टेड, स्टेड नहीं है वो, ठीक कीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है। इंस्टेड यानी कि उनकी जगह पे। ठीक है, कॉपी आगे आगे कहा गया, इट इज डिफाइंड इन द सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड। इसको इंडियन स्टैंडर्ड में डिफाइन किया गया, ऑब्वियसली डिफाइन करना भी चाहिए। इंक्लूड्स एनी इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट आएगा जिसमें पावर दी गई है। एम्पावरिंग, एम्पावरिंग वर्ड का मतलब होता है पावर देना। एम्पावरिंग द डोनर, empowering a specific person to act for and in the name of the person executing it। तो जहां पे एक बंदे को पावर दी जाती है कि वो किसी के बिहाफ पर एग्जीक्यूट कर सकता है जिसके लिए वो अपॉइंट किया गया है। आगे बोला गया, hence the power of attorney is delegation of authority। अंडरलाइन दिस लाइन, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। पावर ऑफ अटर्नी एक पावर को डेलीगेट करने वाली बात ही होगी, बिल्कुल ठीक बात है। डेलीगेशन जो लास्ट क्लास में बताया था वो वीडियो 1 में, डिसेंट्रलाइजेशन या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो राइटिंग में होती है, जिसमें वन पर्सन अपनी पावर दे देता है दूसरे बंदे को उसके बिहाफ पर एक्ट करने के लिए। आगे बोला गया, द पर्सन हु गिव्स अथॉरिटी, जो बंदा अपनी अथॉरिटी देता है दूसरे बंदे को, उसको बोलते हैं डोनर। और जिसने दूसरे की पावर ली होती है यानी कि एडवोकेट या एजेंट, उसको बोलते हैं डोनी। ठीक है। द पावर ऑफ अटर्नी कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है उसके बिहाफ पर पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट की जा सकती है। और आगे बोला गया, द पावर ऑफ अटर्नी कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑन द फेवर ऑफ वन और मोर पर्संस when executed by in the favor of more than one person, it is desirable to state the where donees will act jointly। कहते हैं पावर ऑफ अटर्नी हम किसी एक या एक से ज्यादा बंदे के लिए भी साइन करवा सकते हैं, यानी कि जो डोनीज हैं, डोनीज कैन बी वन और डोनीज कैन बी मोर देन वन। बट इफ द डोनीज आर मोर देन वन, तो पावर ऑफ अटर्नी में इट मस्ट बी मेंशन क्लियरली दैट विच पर्सन शैल एक्ट, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ पर्सन एज डोनीज। ओके, सो विच पर्सन शैल एक्ट एज अ the actual person, okay, which person shall act as a real donee, okay। तो अब एक काम करिएगा, जो फर्स्ट पैराग्राफ है आपका, फर्स्ट पैराग्राफ को कवर कीजिएगा और वहां लिखेगा मीनिंग ऑफ, फर्स्ट पैराग्राफ के बगल में लिखेगा मीनिंग ऑफ POA, ओके। POA ओनली फॉर दिस क्लास, नॉट फॉर एग्जाम्स। एग्जाम में आप POA नहीं लिखेंगे, एग्जाम में आप लिखेंगे पावर ऑफ अटर्नी। ओके, द फर्स्ट पैराग्राफ कवर कर लीजिए, लिखिएगा मीनिंग ऑफ POA। सेकंड पैराग्राफ कवर कर लीजिएगा, लिखिएगा पार्टीज अंडर POA। POA पार्टीज कौन से होती हैं। सेकेंड जो थर्ड लाइन है इसमें, उसको कवर कर लीजिएगा, एक ही जो लाइन है उसको कवर कीजिएगा, हु कैन बी पार्टी ऑफ POA, ओके। और जो फोर्थ पैराग्राफ है वहां लिखेगा कवर करके, फोर्थ पैराग्राफ में POA in favor of joint donees। joint donees, okay। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल पावर ऑफ अटर्नी या स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज जनरल पावर ऑफ अटर्नी, जरा पढ़ते हैं। कहते हैं पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ जनरली रिप्रेजेंटिंग अनदर पर्सन फॉर परफॉर्मिंग मोर देन वन एक्ट इज नोन एज जनरल पावर ऑफ अटर्नी। तो जहां पे हमने एक पावर ऑफ अटर्नी बनाई हो एक या एक ज्यादा काम को करने के लिए, वो काम क्या है ऐसा कुछ खास डिफाइन नहीं किया गया, उसको बोलते हैं जनरल पावर ऑफ अटर्नी।
ओके, आगे बोला गया है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है जो एग्जीक्यूट जाती है फॉर द पर्पस ऑफ द स्पेसिफिक एक्ट, किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पर्टिकुलर पावर ऑफ अटॉर्नी, तो इसको पर्टिकुलर पावर ऑफ अटॉर्नी भी हम कहते हैं। द स्पेसिफिक एक्ट इज मेंट टू इंप्लाई ईदर स्पेसिफिक एक्ट और एक्ट रिलेटिंग विद टू ईच अदर। स्पेसिफिक एक्ट का मतलब यही नहीं हो गया कि सिर्फ एक ही काम करेगा, इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर एक काम है वो तो करना ही करना है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए अगर कोई छोटे मोटे और भी काम करने पड़ते हैं तो ऑब्वियसली बात है वही काम वो भी साथ में काम करेगा, तो उन सबको भी हम स्पेसिफिक एक्ट में ही काउंट कर लेंगे और उस पावर अटॉर्नी को हम नाम अभी भी वही देंगे, यानी कि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। ओके, आगे रजिस्ट्रेशन ऑफ द पावर ऑफ अटॉर्नी। क्या पावर ऑफ अटॉर्नी की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? आंसर इज बिल्कुल कंपलसरी होगी एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के हिसाब से। अगर उस पावर ऑफ अटॉर्नी पे जो स्टैम्प पेपर है उसकी वैल्यू 100 या 100 रुपए से ज्यादा है तो कंपलसरी है, जो सेक्शन इसमें आता है, जो सेक्शन 17 में आता है। ठीक है, आगे बोला गया इन जनरल द रजिस्ट्रेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी इज नॉट कंपलसरी इवन इफ इट डील्स विद द आईपी। अंडरलाइन कीजिएगा इस लाइन को, इट इज नॉट कंपलसरी। ओके, तो देखिएगा आपको भी डिस्कस किया गया था, कहां गया, कि पावर अटॉर्नी की जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी हो जाती है तब जब वो सेक्शन 17 में आता है, अगर वो 18 में आएगा तो नॉन कंपलसरी है एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। हमें पता है ना, आपने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव में, दो पार्ट थे, सेक्शन 17, ये तो मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था आपको, 18 इसमें आती है कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड, इसमें आती हैं ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स टू बी रजिस्टर्ड। ओके, तो कंपल्सरी है, बिल्कुल कंपल्सरी है, यहां आता है तो, और ऑप्शनल बन जाएगा अगर वो 18 में आएगा तो, और 17 में कब कब आता है, जब उसकी वैल्यू 100 या 100 से ज्यादा होती है। दोबारा पढ़ते हैं। इन जनरल कहते हैं आमतौर पे जो पावर अटॉर्नी की जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपल्सरी बिल्कुल नहीं है, भले ही वो पावर अटॉर्नी इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ा हो। ठीक है, लेकिन आगे बोला गया कभी कभी पावर अटॉर्नी की रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो भी जाती है, जैसा आपको भी मैंने कहा था। किन के केस में? ये आपको 2-3 केस दिए गए हैं। नंबर 1, अगर पावर अटॉर्नी ऐसी पावर अटॉर्नी है जो ऑथराइज करती है डोनी को, डोनी मतलब जिसको हमने एजेंट बनाया है, एजेंट को ऑथराइज करती है टू रिकवर द रेंट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द डोनर फॉर द डोनीज ओन बेनिफिट, फॉर द डोनीज ओन बेनिफिट। ठीक है, यहां पे बोला गया कभी कभी ऐसा होता है जो डोनर है, डोनर की अपनी कोई प्रॉपर्टीज वगैरह है और वो प्रॉपर्टीज से कुछ रेंटल वगैरह निकलवाना है, तो जो डोनर है वो एजेंट अपॉइंट करता है, यानी कि वो कोई अपना डोनी अपॉइंट करेगा और डोनी को बोलेगा कि भाई मेरे बिहाफ पर उस प्रॉपर्टी में से रेंटल वगैरह निकलवा लो, और अगर तुम प्रॉपर्टी में से रेंटल वगैरह निकलवा लोगे तो मैं तुम्हें इतना % कमीशन दूंगा। ओके, आपको शायद ये पॉइंट समझ में नहीं आया होगा। तो सर आप सब मॉल जाते हैं, कॉम्प्लेक्स जाते हैं, बड़े बड़ी जगह घूमते हैं, है ना, सब पता है मुझे, मैं सब देखता हूं। कहां कहां जाते हो आप? वॉइस। तो सर मैं कहता हूं छोड़ो, ऐसे देख लेते हैं। मॉल है, ओके फाइन, मॉल, अ बिग मॉल लाइक सुपरटेक मॉल और एनी अदर मॉल लाइक समथिंग। ओके, अब देखिएगा इतने बड़े बड़े मॉल हैं, डीएलएफ मॉल, चाहे सुपरटेक मॉल, चाहे पार्सनाथ मॉल, वी हैव जाइंट सच मॉल्स, या कॉम्प्लेक्सेस हैं, या अपार्टमेंट्स हैं, या कोई भी बिल्डिंग बना रहा है, नंबर ऑफ थिंग्स व्हाटएवर। अब देखिए मॉल में इतनी सारी दुकानें हैं, सारी दुकानें क्या सोल्ड होती हैं या रेंटेड पे भी होती हैं? किराए पर भी होती हैं, किराया बहुत हैवी होता है। ओके, तो सर अगर आप मॉल में कोई दुकान खोल के बैठते हैं तो दुकान का आप किराया पे करते हैं, किराया आपको मंथली पे करना होता है, आपने वो दुकान लीज पे ली होती है, समथिंग। अगर वो मॉल बनवाया है डीएलएफ ने, उस मॉल का नाम ही है डीएलएफ मॉल, बताइए हर महीने किराया लेने के लिए क्या डीएलएफ का मालिक आएगा? नहीं। क्या डीएलएफ का फाइनेंस डिपार्टमेंट आएगा? नहीं। क्या डीएलएफ की तरफ से कोई रिकवरी एजेंट आएगा, मुन्ना भाई लाइक समथिंग? बिल्कुल नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने अपार्टमेंट्स, अपने मॉल्स, अपने कॉम्प्लेक्स बनवा के जो नीचे उसकी मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं उनको अपॉइंट कर देते हैं और उसे कहते हैं कि भाई ऐसा है, ये कॉम्प्लेक्स में 25 दुकानें हैं, इस मॉल में 200 दुकानें हैं, और आपको मंथली बेस पे इन सबसे रेंटल या ईयरली बेस पे इनसे रेंटल इकट्ठा करके, या जो भी क्वार्टरली है,
इनसे रेंटल इकट्ठा करके हमारे अकाउंट में डालना है। अगर आप ये काम करते रहोगे तो आपको हम पूरी टोटल रेंटल वगैरह के ऊपर इतना % कमीशन देंगे। ओके, तो जो मार्केट एजेंसी है वो बड़ी खुश होती है, कहते सर बस इतनी सी बात। सुपरटेक वो जो कंपनी है डीएलएफ वो कहती है हाँ बस इतनी सी बात, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट थोड़ी ना पूरे हर महीने जैसे खत्म हो जाएगा तो पूरे इंडिया में भ्रमण लगाएगा। अब डीएलएफ का माउस सिर्फ बॉम्बे, थाने या दिल्ली में थोड़ी ना है, चंडीगढ़, पंजाब, सॉरी दैट बिहार एंड यूपी, हर जगह कई जगह होंगे। तो ये थोड़ी ना हर जगह हम जाके रेंट बटोरते रहेंगे। तो हम उस जगह की किसी मार्केट एजेंसी को अपॉइंट करते हैं। फिर वही बात, तो मार्केट एजेंसी हमारे लिए क्या काम करेगी, एज अ एजेंट काम करेगी। तो हमने इस काम को उनसे करवाने के लिए उनको पावर देनी पड़ेगी ना, स्टैम्प पेपर पे हमें उनको पावर देना पड़ेगा। बनाएंगे हम सिंपल सी पावर ऑफ अटर्नी, इस पर लिखेंगे कि डोनर की जो यानी कि जो हमारी डीएलएफ की डोनर की जो प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में से जो रेंटल है वो निकलवाने वाला जो काम है वो काम करेगा डोनी यानी कि मार्केट एजेंसी, और बदले में हम उस डोनी को इतना % कमीशन वाला देंगे। इस काम को अगर हम करवाने के लिए बनाते हैं पावर टर्नी, तो उस पावर टर्नी को हमें कंपल्सरी रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नंबर 2 प्लीज। Power of attorney which authorizes the donee to create a charge on a certain immovable property belonging to the donor in his favor। कोई ऐसी पावर ऑफ अटर्नी भी हमारे पास है जो ऑथराइज करती है डोनी को। ध्यान दीजिएगा, आपको वर्ड्स पे ध्यान रखना है, कौन से वर्ड में कहां बात कर रहा हूं। कोई ऐसी पावर ऑफ अटर्नी भी है जो ऑथराइज करती है एजेंट को कि वो किसी प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज यानी कि कोई प्रॉपर्टी को गिरवी रख सकता है, जो प्रॉपर्टी किसकी है, डोनर की है। यानी कि मैं डीएलएफ कंपनी हूं और मुझे अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर कोई लोन वगैरह उठाना होगा, लेकिन लोन वगैरह उठाने के लिए शायद मुझे अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखने के लिए कोई बैंक से लोन मिल नहीं रहा होगा। तो मैंने किसी ऐसे मर्चेंट बैंक से, ऐसी किसी एजेंसी से बात की, उसको मैं बोलता हूं भाई साहब मेरा ये जो बिल्डिंग है इसको लोन चढ़वा के मुझे गिरवी रखवा के लोन वगैरह दिलवा दो। उस एजेंसी ने बोला ठीक है सर ये काम कर देंगे, हमें इसकी आप पावर दे दीजिए। हमने उनको ऑथराइज किया, तो क्या हो गया, जो एजेंट है जो डोनी है उसको ऑथराइज किया गया इस काम के लिए कि वो हमारी प्रॉपर्टी को, जो डोनर की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करे, चार्ज करे, सर मॉर्गेज करे, चार्ज करे, और उतना पैसा जो है वो बाद में रिकवर करवाता रहे, यानी कि जो पैसा लोन का है वो हमें मिल जाए। तो ये जो हमने बनाया है पावर ऑफ अटर्नी, इसकी भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ओके, आगे बोला गया पॉइंट 1 और पॉइंट 2, इन दोनों केसेस में द डोनी हैज गॉट अ पर्सनल इंटरेस्ट। इन दोनों केसेस में जो डोनी है उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, और रजिस्ट्रेशन ऑफ पावर अटर्नी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि डोनी का पर्सनल इंटरेस्ट है, क्योंकि दोनों केस में डोनी को कमीशन मिल रहा है, क्योंकि चाहे वो प्रॉपर्टी को चार्ज पे लगाए, गिरवी करे, चाहे पॉइंट 1 में डोनी रेंट को रिकवर करे और बदले में कमीशन खाए। लेकिन दोनों केस में डोनी को कुछ ना कुछ इनकम मिल रही है, इंटरेस्टेड है वो पार्टी, और इसलिए दोनों ही केस में पावर ऑफ अटर्नी की जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है, एंड इट इज इर्रेवोकेबल इन नेचर। इर्रेवोकेबल मतलब वो कैंसिल नहीं हो सकती। आगे बोला गया इन अदर वर्ड्स इफ द डोनी डज नॉट हैव एनी पर्सनल इंटरेस्ट, लेकिन अगर डोनी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है तो वहां पे पावर अटर्नी की जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है, और वो बाद में रिवोक यानी कैंसिल भी हो सकती है। अच्छा पैराग्राफ था। ओके, तो आप ऐसे समझ सकते हो, इन जनरल द रजिस्ट्रेशन ऑफ पावर अटर्नी इज ऑप्शनल, ओके, बट कंपल्सरी इन पॉइंट नंबर 1 एंड इन पॉइंट नंबर 2, 2 पॉइंट्स में कंपल्सरी है। आगे बोला गया इट मे बी नोटेड दैट पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882 प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ पावर अटर्नी। एज पर दिस पावर अटर्नी इज डिपॉजिटेड इन द कंसर्न हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेरीफाइंग एग्जीक्यूशन एट द गुड डिसीजन ऑफ द अटर्नी। इसको छोड़ दीजिए, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें इतना बोला गया। आपको एक्चुअली ये जो पैराग्राफ है ये मैंने इस बुक के अंदर एलएलबी के कॉन्टेक्स्ट से डाल दिया था, मतलब आपके सिलेबस का नहीं है, एलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से डाल दिया गया था। इसमें ये कहा गया है कि जो पावर अटर्नी का एक्ट बना हुआ है वो ज्यादा सुपरसीड करेगा, सिवाय पावर अटर्नी जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो, यानी कि कल को अगर किसी कोर्ट में पेपर्स बनते हैं, हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वहां कोर्ट में पेशी होने के लिए अगर पावर अटर्नी बनाई जाती है, जैसे कि एमडी ने बनाई थी अपने एडवोकेट को अपॉइंट करने के लिए, तो उस सिचुएशन में जो पावर अटर्नी है वो वाला काम करेगी जो कि पावर ऑफ अटर्नी एक्ट में लिखा हुआ है। ओके, ठीक है जी, देख लीजिए एक बार, सबको समझ में आना चाहिए।
कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट हेडिंग है स्टैम्प ड्यूटी ऑफ पावर ऑफ अटर्नी। स्टैम्प ड्यूटी ऑफ पावर ऑफ अटर्नी। पावर अटर्नी के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे होगी, बिल्कुल पे होगी सर। स्टैम्प ड्यूटी आप पे करेंगे पावर अटर्नी के ऊपर, यू हैव टू पे द स्टैम्प ड्यूटी। हाउ आई नो, इवन हाउ यू नो, अरे power attorney has to be made on stamp paper here, and when you're using the stamp paper you have to, it already understood that you have paid the stamp duty obviously. Okay, let's go with this. The stamp duty has to be paid on the power attorney governed under article 48 or schedule 1 of Indian stamp blah blah blah, छोड़ दो उसको। सेकेंड लाइन बोलती है the states has been given the power to fix the stamp duty payable on the behalf। हर स्टेट की पावर अटर्नी अलग अलग होने के साथ साथ हर स्टेट की जो स्टैम्प ड्यूटी अलग अलग होती है। आप जानते होंगे हर स्टेट की स्टैम्प ड्यूटी अलग अलग होती है। ओके, तो इसलिए जो स्टैम्प ड्यूटी का जो इनकम होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाती है, ना कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। ठीक है, आगे बोला गया डेफिशिएंसी इन द स्टैम्प ड्यूटी हैज टू बी पेड। अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की और जो स्टैम्प ड्यूटी कमी है, इफ टू बी पेड इफ द पावर अटर्नी वाज सब्जेक्टेड टू द हायर ड्यूटी इन द स्टेट वेयर द सच पावर अटर्नी वाज टू बी यूज्ड। अंडरलाइन कीजिएगा इस लाइन को, डेफिशिएंसी इन द स्टैम्प ड्यूटी हैज टू बी पेड if the power attorney was subjected to the higher duty। आपको किसी स्टेट में अगर ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी बनती है तो वहां ज्यादा पे करनी पड़ेगी, और अगर आपने वहां पे स्टैम्प ड्यूटी अगर कम पे की है तो आपको उस स्टेट में स्टैम्प ड्यूटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के हिसाब से पे करनी पड़ेगी, यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट लगा के आपको पे करना पड़ेगा। सेक्शन 18 यही बोलता है उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में विच हैव बीन एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर बने हैं, और कहते हैं जो डॉक्यूमेंट इंडिया के बाहर बने होते हैं उसको इंडिया में लाने के बाद आपको 3 महीने के अंदर अंदर उसकी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है, 3 months टाइम। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, द ऑथराइजेशन टू अ पर्सन बाय अ शेयर होल्डर ऑफ अ पर्सन टू अटेंड द मीटिंग। प्रॉक्सी के बारे में कहा गया है कि अगर आप प्रॉक्सी को अपॉइंट करते हैं कंपनी लॉ के अंदर, तो प्रॉक्सी को अपॉइंट करने के लिए आपको स्टैम्प ड्यूटी का इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको थोड़ा सा टिकट लगाना पड़ता है। ओके, क्योंकि वो भी एक प्रकार का पावर ऑफ अटर्नी ही है। लेटर ऑफ अथॉरिटी और पावर अटर्नी। लेटर ऑफ अथॉरिटी और पावर अटर्नी का मतलब क्या हो गया, मतलब समझ लीजिए लेटर ऑफ अथॉरिटी का इतना मतलब हो गया कि आपने सिंपल लेटर लिख के दिया है किसी दूसरे बंदे को कि वो आपके बिहाफ पर ये कोई एक्टिविटी करे, लेकिन जो एक्टिविटी वो परफॉर्म करेगा वो एक्टिविटी का ताल्लुकात कोर्ट कचहरी की चीजों से नहीं है, और ना ही उस लेटर ऑफ अथॉरिटी के ऊपर स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल होगा, ना ही उस लेटर ऑफ अथॉरिटी के ऊपर कोई डोनर डोनी वर्ड का इस्तेमाल होगा, ना ही उस लेटर ऑफ अथॉरिटी के ऊपर हमें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी। लेटर ऑफ अथॉरिटी का सिंपल सा मतलब हो गया कि आप मेरे बिहाफ पर ये काम करने के लिए ऑथराइज हैं। वो काम कोई जनरल छोटा मोटा कभी कभी कोई भी काम हो सकता है। ओके, तो आपने सिंपल कागज के बंदे कागज के ऊपर प्लेन पेपर के ऊपर एक लेटर बना दिया, ये हो गया अथॉरिटी लेटर। तो अथॉरिटी लेटर और पावर अटर्नी दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको आप मिक्स ना करें। द ऑथराइजेशन टू द पर्सन बाय द स्टेट शेयर होल्डर, सॉरी ये तो हो गया था। नीचे बोले कि लेटर अथॉरिटी इज नथिंग बट अ पावर अटर्नी। लेटर अथॉरिटी एक प्रकार का पावर अटर्नी ही है। दे एग्जीक्यूटेड ऑन प्लेन पेपर एंड नॉट ऑन स्टैम्प। बस वो फर्क क्या है, वो प्लेन पेपर पे होता है, स्टैम्प पेपर पे नहीं होता। लेटर ऑफ अथॉरिटी आर यूजुअली इशूड बाय फॉर कलेक्टिंग सम डॉक्यूमेंट्स। आमतौर पे इशू किया जाता है कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के लिए, पेपर्स इकट्ठे करने के लिए, डिविडेंड या इंटरेस्ट वगैरह के लिए दूसरे के बिहाफ पर। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो आप भी करते हैं कि यार वहां जाना उस ऑफिस में और वो फाइल निकाल के ले आना। अब वहां अगर हम जाएंगे और फाइल निकालेंगे तो मुझे मना किया जाएगा, तो मैं कहता हूँ सर आप अपना कोई कार्ड दे दो, तो वो बोलता है हाँ ठीक है मैं तुम्हें अपना कार्ड देता हूँ और लिख कर देता हूँ कि तुम्हें मैंने भेजा है। तो तुम्हें मैंने भेजा यानी कि क्या हो गया, तुम्हें मैं इस काम के लिए ऑथराइज करता हूँ। ये पावर अटर्नी तो नहीं है ना, पावर अटर्नी नहीं है, इसमें कोई कोर्ट केजर की बात नहीं हो रही। तो वहां पे एक बंदे ने लिख कर दिया कि वो जाके वहां पे जाके मेरे बिहाफ पर पेपर्स को निकलवा सकता है और फाइल लेके आ सकता है। ये हो गया लेटर ऑफ अथॉरिटी, एक ऐसा लेटर जिससे मुझे अथॉरिटी दी गई है। ठीक है, एग्जाम में लेटर ऑफ अथॉरिटी आ चुका है। स्पेशल पावर अटर्नी और जनरल पावर अटर्नी भी आ चुका है। कम रजिस्ट्रेशन ऑफ पावर अटर्नी भी आ चुका है। पेज नंबर 90, ये ट्रस्ट डीड है आपका, लास्ट पार्ट है सर। और अगर आप इसको समझ लेते हैं तो ऑब्वियसली आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा।
ट्रस्ट डीड को मैंने कहा था आपसे कि आप इसको एक बार देखेंगे। वीडियो 1 के आखिरी 2-3 मिनट में मैंने बताया था ट्रस्ट डीड आपको अपने आप देखना है हल्का सा। मैं आपको फिर भी इसका ओवरव्यू दूंगा कि आखिर ट्रस्ट डीड होती क्या है। देखिएगा, कुछ छोटा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को पता है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बहुत ही छोटा एग्जाम्पल देके बताना होगा। ट्रस्ट डीड, ये वो ट्रस्ट नहीं जो आप सोच रहे हैं। ट्रस्ट मतलब लाइक विश्वास वाला ट्रस्ट। लाइफ में कभी भी ट्रस्ट वर्ड आए या ट्रस्टी वर्ड आए तो ट्रस्ट वर्ड का हमेशा मतलब होता है कि कोई ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जो किसी का पैसा संभाल के रखा हुआ है। कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसी एंटिटी जिसने किसी का पैसा संभाल के रखा हुआ है, उस टाइम पर वापस कर देगा, बस संभाल के रखा हुआ है। बीच में इतना जो भी है एक्सपेंस, इनकम, वो जो कमीशन है वो काट लेगा। ऐसे इंसान को हम बोलते हैं ट्रस्टी। मैं विदेश जा रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया, 5-6 साल के लिए, और वहां जाके वहां जाने से पहले आपको बोलता हूं कि भाई मेरे पास इतना कैश है और इस कैश को मैं अपने साथ ले जाना नहीं चाहता। हालांकि मैं चाहूं तो उसको कन्वर्ट करवाऊं फॉरेन करेंसी में, मैं नहीं चाहता। तो मैं चाहता हूं इतना सारा कैश जो है आप संभाल के रखो, गोल्ड आप संभाल के रखो, डायमंड आप संभाल के रखो। आप हो गए सर ये कोई संभालने वाली चीज है, ये तो फिर हमारे ही हो जाएंगे। नहीं, आपके नहीं होंगे, आप संभाल के रखिए। मैंने इसको गटर में बांध दिया, ताला लगा दिया ट्रंक के अंदर, मैंने कहा संभाल के रखो। आपने कहा हाँ ठीक है संभाल के रख लेंगे, तो हमारे बेस्ट फ्रेंड हो, कोई दिक्कत नहीं है। कब आओगे? मैंने कहा भाई 6 साल बाद आऊंगा। उसने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई संभाल के रखेंगे, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना। मैं कहता अरे भाई बिल्कुल मिलेगा, टेंशन मत लो। तो आपने 6 साल के बाद जब मैं वापस आया, ये मुझे चीज वापस पकड़ा दी, बदले में जो आपके इसके पोजीशन चार्जेस होते हैं आपने वो ले लिए। तो 6 साल तक आप क्या थे जानते हैं? 6 साल तक आप थे ट्रस्टी, मेरे इन लॉकर्स के ऊपर, मेरे इन सामान के ऊपर। तो ट्रस्टी उस इंसान को बोलते हैं जो किसी का पैसा संभाल के रखता है। छोटे एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा, आज मैं क्लास जल्दी छोड़ दूंगा आपकी। ग्रैंडफादर, ये हो गया हमारा माइनर सन, ओके। और ये हो गई हमारी कोई एनजीओ। अब ग्रैंडफादर को लगता है कि भाई वो तो ओके टपकने वाले हैं। ग्रैंडफादर थिंक्स कि भाई मुझे कुछ कहीं हो ना जाए, और उनकी बहुत प्रॉपर्टी है, वो अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं अपने माइनर सन को, ओके, अपने माइनर ग्रैंड सन को, या जो भी है माइनर सन को। अभी वो बच्चा बहुत छोटा है, उसकी उम्र अभी 14 से भी कम है और 8-10 साल का है, वो अभी करोड़ों की प्रॉपर्टी संभाल नहीं पाएगा। तो ग्रैंडफादर क्या करते हैं? ग्रैंडफादर लिखते हैं एक डॉक्यूमेंट और पूछते हैं इस एनजीओ से, कहते हैं भाई आप एक चैरिटेबल, आप एक समाज संस्था है, तो आप मेरी प्रॉपर्टी को संभाल के रखिए, और जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो ये प्रॉपर्टी उसको आप दे दीजिएगा। एनजीओ बोलती है सर कोई दिक्कत नहीं है, संभाल के रखेंगे, हम कर्नाटका की एनजीओ हैं, जो भी हैं, हम रेड क्रॉस सोसाइटी है, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा इसको हम आपकी प्रॉपर्टी पकड़ा देंगे, खुशी खुशी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है जो यहाँ पे ग्रैंडफादर ये बोल सकते हैं कि जब माइनर बच्चा है, जब मेरा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, कंपनी सेक्रेटरी बन जाएगा, फिर तो कभी नहीं मिल पाएगी प्रॉपर्टी तो पॉसिबिलिटी, तो तब ये प्रॉपर्टी उठाकर मेरे माइनर सन को दे देना, ओके। तो क्या हुआ? एक एग्रीमेंट हुआ किसके बीच में? एनजीओ और ग्रैंडफादर के बीच में। क्या हुआ? अभी कॉपी मत कीजिएगा, कॉपी आराम से कर लेना। एक एग्रीमेंट हुआ, ओके। आपको दिखाई नहीं दे रहा ना, मेरे ख्याल से थोड़ा बड़ा करते हैं। एग्रीमेंट ओरल होगा, रिटन होगा? एग्रीमेंट रिटन नहीं होगा सर, ओरल कौन बातें तो हम करते ही नहीं है, वो रिटन होना चाहिए। स्टैम्प पेपर है, प्लेन पेपर पे? स्टैम्प पेपर पे, ओके। सारी सरकारी चीजें स्टैम्प पेपर पे होनी चाहिए, इसका मतलब स्टैम्प ड्यूटी पे होनी होगी। स्टैम्प पेपर पे है, रिटन फॉर्म में है, और फादर ने एनजीओ को ये बोला कि मुझे कुछ हो गया तो मेरी प्रॉपर्टी जो है वो मेरे बच्चे के नाम कर देना। एनजीओ ने बोला ठीक है सर, ओके। प्रॉपर्टी कितने की है? प्रॉपर्टी है लेट्स से 10 करोड़, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, ओके।
ओके, किसके बीच में एग्रीमेंट हुआ? ग्रैंडफादर एंड एनजीओ। अब हमारी पार्टीज कौन कौन सी हुई? ग्रैंडफादर को हम बोलते हैं ऑथर। ऑथर वो जो बुक्स लिखता है वो वाला ऑथर नहीं। ऑथर का मतलब यहां पर है जो लाइक जो वो डॉक्यूमेंट लिख रहा है उसको बोलते हैं ऑथर। एनजीओ कौन हो गया? एनजीओ हो गया हमारा ट्रस्टी। ओके, जो प्रॉपर्टी को संभाल कर रखेगा 10 करोड़ की प्रॉपर्टी को। और माइनर, अल्टीमेटली प्रॉपर्टी मिलने किसको है? माइनर को। तो ये कौन हो गया हमारा? बेनिफिशियरी। इसको अल्टीमेटली बेनिफिट मिलने वाला है, बेनिफिशियरी। ओके, और जो एग्रीमेंट हमने साइन किया है, एग्रीमेंट को हमने क्या बोल दिया? ट्रस्ट डीड या ट्रस्ट डॉक्यूमेंट या ट्रस्ट एग्रीमेंट। ओके, ट्रस्ट डीड। जो प्रॉपर्टी है उसको हमने क्या बोल दिया? ट्रस्ट प्रॉपर्टी। और जो ये ट्रांजैक्शन हुई है इसको हमने क्या बोल दिया? ट्रस्ट। ओके, इसे कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए इसे फटाफट। फिर इसे में थोड़ी सी उधेड़ बुन करेंगे ना, मजा आएगा। जी कॉपी। चलिए, मेरे ख्याल से आपने कॉपी कर लिया। नहीं किया तो उसको पॉज करके कॉपी कर लीजिए बाद में। अब सुनिए, मैं इंटेंजिबल हूं। ओके, मैं ना एक ओके से आत्मा हूं, समझ लो आकाशवाणी हो रही है, ऐसे सुनो। हाँ, ग्रैंडफादर और एनजीओ के बीच में क्या हुआ है? एग्रीमेंट हुआ है। ओके, चार्ट में देखिएगा, चार्ट में मैं यही बैठा हूं, कहीं दूर नहीं गया मैं, टेंशन मत लीजिए। देखो मेरा हाथ। ओके, डोंट वरी। ग्रैंडफादर और एनजीओ के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। ओके, देखा जाए ग्रैंडफादर और एनजीओ का आपस में एग्रीमेंट हुआ था। अब ग्रैंडफादर जो है उनकी मान लीजिए डेथ हो जाती है, तो जो एनजीओ है वो प्रॉपर्टी को संभाल के रखेगी, क्योंकि ग्रैंडफादर ने माइनर सन के लिए एग्रीमेंट किया था जहां। ठीक है ना। अब एनजीओ 1 साल 2 साल 3 साल 8 साल 10 साल जब तक वेट करेगी, तब तक माइनर मेजर नहीं हो जाता। ग्रैंडफादर ने कहा था जब मेरा बच्चा मेजर हो जाएगा तब उस टाइम पर ये प्रॉपर्टी उनको उसको ट्रांसफर कर देना। तो जो एनजीओ है जब 18 साल की हो जाएगी, सॉरी जब माइनर है 18 साल का जब हो जाएगा, तब एनजीओ जाती है अपने एडवोकेट के साथ और जाकर माइनर को बोलती है कि बेटा जी, आपके दादाजी आपके फादर जो भी थे वो आपको 10 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं। माइनर बोलता ले जी, पहले पता होता तो मैं पढ़ाई नहीं करता स्कूल में, तो तभी तो हमने बताया नहीं था। आपको प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं, जिस घर में आप रहते हो, जो आपकी आप गाड़ी वगैरह है वो सब आप ही की है, और आज से आप ही उसके मालिक हो, इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दीजिए। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जो माइनर सन है, और सॉरी मेजर जो है, उस मेजर को प्रॉपर्टी वो 10 करोड़ की एक बार भी ना मिले, 50 लाख एक साल, 2 करोड़ अगले साल, 1 करोड़ उसके अगले साल, इस तरह से मिले।
एक बार में प्रॉपर्टी को संभाल नहीं पाता। तो कई लोग 10 करोड़ की प्रॉपर्टी को या इतनी करोड़ की प्रॉपर्टी को एक बार में नहीं लेते, थोड़ा थोड़ा करके लिखवा जाते हैं और एनजीओ उस हिसाब से ही प्रॉपर्टी को देते रहता है। आप कहेंगे सर एनजीओ को क्या फायदा है इसमें? अरे एनजीओ जो है वो अपने बीच में कमीशन जो भी काटेगी, मतलब एक्सपेंस लेगी। आप कहेंगे सर एनजीओ तो प्रॉफिट कमाती ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, अरे प्रॉफिट नहीं कमाएगी लेकिन जो खर्चा होगा वो तो बेयर करेगी ना, एक्सपेंस तो करेगी, बेयर बिल्कुल करेगी। ओके, प्रॉफिट नहीं लेती है बस। ओके, इसको तो ये हो गया हमारा ट्रस्ट एग्रीमेंट। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो दादाजी की प्रॉपर्टी है उसमें बहुत बड़ी सारी चीजें हो। कितनी की प्रॉपर्टी है? 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है। बाप रे, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है। तो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी में से गाड़ी हो, 2-3 गाड़ियां हो, 1-2 बड़े बड़े फार्म हाउस हो, एक आध खेत भी हो, तो काफी कुछ हो सकता है। ओके, इट कुड बी नंबर ऑफ थिंग्स। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर तो एनजीओ ने क्या किया, इनमें से किसी एक प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो क्या एनजीओ को इस्तेमाल करना अलाउड था? बिल्कुल अलाउड नहीं था। और अगर एनजीओ काम करती है तो माइनर चाहे तो अपने किसी गार्जियन को रखकर इस एनजीओ के पर मुकदमा करवा सकता है। ठीक है, चलो जी। तो पहला तो ये केस हो गया। दूसरा केस हो गया एनजीओ ने प्रॉपर्टी मेजर होने के बाद माइनर उसको दे दी थी। तीसरा केस हो गया अगर एनजीओ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करती है तो माइनर जो है वो इसके ऊपर केस कर सकता है। ठीक है ना। और अगर मैं कहूंगा कि कल को एनजीओ जो है वो ये लगता है कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी संभाल नहीं पा रही ठीक से, तो एनजीओ चाहती है कि वो कोई और एनजीओ के साथ में थोड़ा हाथ बटाए, डेलीगेट करे अपनी पावर को, और 5 करोड़ की प्रॉपर्टी वो संभाले, बाकी 5 कोई और संभाले। तो कहते हैं आपको नीचे कोई को ट्रस्टी यानी कि कोई सब्सिट्यूट ट्रस्टी अपॉइंट करना अलाउड नहीं है। आपको ट्रस्टी अपॉइंट किया था क्योंकि आपको ग्रैंडफादर ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया था। तो ट्रस्टी अगर आपको अपॉइंट किया गया है तो अपनी पावर आप किसी और को ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आपको करना है तो एक बार पूछ लीजिए, लेकिन वो भी मेजर होना चाहिए आपको परमिशन देने के लिए, ऑथराइज करने के लिए। ठीक है, पढ़ते हैं फटाफट, थोड़ा सा पढ़ाएंगे आपको। तो ट्रस्ट क्या है? फर्स्ट पैराग्राफ देख लीजिए, ट्रस्ट में प्रॉपर्टी वगैरह की बात की हुई है। सेकंड पैराग्राफ में आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें ट्रस्टी कौन है और बेनिफिशियल इंटरेस्ट और ट्रस्ट डीड और ट्रस्ट मनी, ट्रस्ट प्रॉपर्टी। वो पैराग्राफ पूरा पढ़ लीजिएगा अपने आप, सेल्फ होमवर्क। ठीक है, उसके नीचे दिया गया ट्रस्ट प्रॉपर्टी के बारे में। नीचे बोला गया पर्पस और ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट किस लिए बनाई जाती है? कहते हैं ट्रस्ट किसी भी पर्पस से हो सकती है, बस अनलॉफुल पर्पस नहीं होना चाहिए। सारे पर्पस लॉफुल होने चाहिए। नंबर 1, ऐसा ट्रस्ट नहीं होना चाहिए जो कि लॉ द्वारा बना किया गया हो। नंबर 2, कुछ ऐसा हो जो लॉ के प्रोविजन को तोड़ता है। नंबर 3, फ्रॉड के लिए ट्रस्ट ना बनाई जाए। और नंबर 4, ट्रस्ट में ऐसा ना हो जो किसी पार्टी को या प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाता हो। और नंबर 5, ऐसी ट्रस्ट भी बनाना अलाउड नहीं है जो कोर्ट ने मना की हुई है। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि जब ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो खुद ही जाता है एनजीओ के पास कि लाओ जी मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी 10 करोड़ की मेरे को दो। एनजीओ बोलती है बेटा ऐसा है, आपके दादाजी जो थे ना उनका पूरा नाम पता है आपको? कहता है नहीं, मुझे पता है, मेरे दादाजी का नाम था दादाजी। तो एनजीओ कहती नहीं जी सर, आपके दादाजी का जो नाम था ना वो पता क्या था? आपके दादाजी का नाम था ओसामा बिन लादेन। कहता है अच्छा, ओसामा बिन लादेन कहीं सुना तो था मैंने बचपन में, कोई था बंदा था। कहते हैं अरे था नहीं, वो आपके दादाजी थे। तो तो एनजीओ बोलती है कि आपके दादाजी की सारी प्रॉपर्टी संपत्ति जो थी वो सारी प्रॉपर्टी इलीगल थी, सरकार ने उस संपत्ति को जब्त कर लिया है और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, दादाजी ने जो बनाई थी ट्रस्ट वो इलीगल थी, वॉइड थी, वो अनलॉफुल थी और ऐसी डीड बनाना अलाउड नहीं है। और अगर बना देते हैं तो बाद में वॉइड करार कर दी जाएगी। और अगर ट्रस्ट में पैसा ऐसा लगा हुआ है जो पैसा टोटली इलीगल तरीके से आया था, तो ऐसा पैसा हम बेनिफिशियरी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि दादाजी की प्रॉपर्टी बहुत सारी है, उस प्रॉपर्टी में से कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इलीगल हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो लीगल हैं। जैसे कि बैंक बैलेंस है वो लीगल है, एक आध दो घर बने हुए हैं वो लीगल है, लेकिन एक खेत है वो इलीगल पैसों से आया था, एक आध दो गाड़ियां हैं जो उन्होंने चोरी की रखी हुई थी अपने घर में। तो सर उस पार्ट में से हम इलीगल पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी की ट्रांसफर नहीं करेंगे, जो लीगल पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी है वो ट्रस्टी बेनिफिशियरी को ट्रांसफर कर देगी, जो लीगल पार्ट है।
ओके, द लीगल पार्ट शैल बी ट्रांसफर्ड। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर हम प्रॉपर्टी को तोड़ सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी को हम लीगल इलीगल करके ट्रांसफर कर सकते हैं और ट्रांसफर नहीं कर सकते तब तो चलेगा। लेकिन कोई प्रॉपर्टी ऐसी हो जिसको हम ये तोड़ नहीं पाएंगे कि कितना पार्ट लीगल है कितना पार्ट इलीगल है। जैसे कि दादा जी का बहुत बड़ा एक बंगला है जिसकी वैल्यू ही 10 करोड़ है, तो उस बंगले में जो पैसे लगे हुए हैं बनवाने में वो ब्लैक मनी भी है और कुछ उनका व्हाइट मनी भी है। अब कैसे पता करें? ऐसा तो होगा नहीं कि पूरा बंगलो जो है वो ब्लैक मनी से बना हुआ है और इतना जो बाथरूम है वो व्हाइट मनी से था। ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि मायने को बोलते कि बेटा बाथरूम में रह लिया करो, बाकी जो घर है ना वो सरकार ने जब्त कर लिया है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू सेग्रीगेट द प्रॉपर्टी और टू डिसेमिनेट द प्रॉपर्टी इनटू टू पार्ट्स, द व्हाइट मनी और द ब्लैक मनी। तो वहां पे क्या होगा? वहां पे सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो जब्त कर ली जाएगी और सारी सारी प्रॉपर्टी को हम इलीगल करार दे देंगे और ट्रस्ट जो है वो वाइट हो जाएगा। यही बताया गया आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में 1 2 3 4 5 के बाद जो छोटा सा पैराग्राफ है। ओके, पब्लिक ट्रस्ट और प्राइवेट ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट कौन सी होती है? पब्लिक ट्रस्ट ऐसी होती है जो कि आम जनता के लिए बनाई जाती है। ओके, जैसे कि दादाजी ने मान लीजिए इस ट्रस्ट में कहा था कि अगर कुछ मुझे हो जाएगा, ओके, तो मेरी जो प्रॉपर्टी है, ओके, देखिए यहाँ बुक्स में नहीं पढ़ना, ये मुझे सुनते जाइए बस। बुक्स को छोड़ो, बुक्स को घर आराम से घर पे पढ़ लेना। ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा था 10 मिनट के कंप्यूटर के अंदर, ऐसे में आराम से आ जाएगा घर पे। ओके, ये वीडियो दोबारा देख लेना। अगर दादाजी ने कहा कि मेरे जो 10 अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी जो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो मेरे बेटे को ना देकर जो बेचारे हैंडीकैप लोग होते हैं, घर पे जो बेगरी करते हैं, उनको बांट देना। तो ये जो ट्रस्ट है किसके लिए है? ये आम जनता के लिए है। इसको क्या बोलेंगे? पब्लिक ट्रस्ट या प्राइवेट ट्रस्ट? पब्लिक ट्रस्ट। ठीक है। लेकिन अगर दादाजी ने किसी को बोला था कि मुझे कुछ हो जाए तो ये प्रॉपर्टी मेरे फ्रेंड को या सन को या माइनर सन को जो भी है उसको दे देना, पर्टिकुलर की पर्सनली बात की गई है, उसको बोलते हैं प्राइवेट ट्रस्ट। ठीक है, प्राइवेट ट्रस्ट। नेक्स्ट है एक्सटेंशन और ट्रस्ट। ट्रस्ट का जो एक टर्म है तब वो खत्म हो जाएगा। पहला, जब उसका पर्पस कंप्लीट हो गया हो, एनजीओ ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी बेनिफिशियरी को, एक्सटेंट हो गई। दूसरा, ट्रस्ट इलीगल हो गई। तीसरा, ट्रस्ट वॉइड हो गई। तीसरा, चौथा, ट्रस्ट रिवोकेबल थी और वो रिवोक भी हो गई, कैंसिल हो गई। ठीक है, दादाजी ने ट्रस्ट ही कैंसिल करवा दी। लो जी, नंबर 1 व्हेन द पर्पस इज कंप्लीटेड फुलफिल्ड। नंबर 2 जब अनलॉफुल हो जाए। नंबर 3 जब प्रॉपर्टी के जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो डिस्ट्रॉय हो गई, डिस्ट्रक्शन हो गया उस प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी तहस हो गई। नंबर 4 जो हमारे पास ट्रस्ट थी वो ट्रस्ट रिवोकेबल नेचर की थी और दादाजी ने उसको रिवोक यानी कैंसिल भी करवा दिया। ओके, रिवोकेशन ऑफ ट्रस्ट ये आपके लिए होमवर्क बन गया, इसको होमवर्क कर सकते हैं आराम से। रिवोकेशन ऑफ ट्रस्ट का मतलब है कि ट्रस्ट किस किस तरीके से रिवोक यानी कैंसिल हो सकती है। इसको जरा अपने आप देखिएगा, क्योंकि आप लोग को जब तक होमवर्क नहीं मिलता ना तो मुझे लग रहा है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कई बार कि आप लोग डाउट को जरा मुझसे पूछ लो फेसबुक पे यहाँ वहाँ, लेकिन आप लोग डाउट पूछ नहीं रहे। हो सकता है डाउट्स ना हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है, हो सकता है डाउट्स ना हो। आप लोग सुपर इंटेलिजेंट पीपल, सुपर इंटेलिजेंट, सुपर, लेकिन फिर भी होमवर्क जरूरी है। ओके, सिर्फ वीडियो को देखने से इट्स नॉट एनफ। वीडियो के बाद एक बार अपनी बुक्स को भी पलटिए। ये मत समझिए कि सर ने पढ़ा दिया हम बुक्स खत्म करो, बंद करो, और आज दोबारा अगर पढ़ना हो तो फिर वही ईयरफोन लगा लेंगे और हम टैबलेट में अपना या लैपटॉप में अपना वीडियो जो है पढ़ लेंगे। दैट इज समथिंग इज नॉट सफिशिएंट। यू हैव टू टर्न आउट द पेजेस ऑफ द बुक्स। ओके, आगे बोला गया रजिस्ट्रेशन एंड द स्टैम्प ड्यूटी। ऑब्वियसली ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। द ट्रस्ट क्रिएटेड बाय विल, जो हमने ट्रस्ट बनाई है वसीयत के द्वारा, इसमें किसी स्टैम्प ड्यूटी की या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो ट्रस्ट बनाई जाती है रिलेटिंग विद द मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की, उसमें आपको डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री करवानी होगी। भले ही प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है जितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। Deeds, work of the religious charitable endorsement must be registered if they relate to the immovable, and of course a trust declared otherwise than by a will chargeable to the stamp duty under article इतना duty vary from the state to state। एक काम करिए, इसमें थोड़ी उधेड़ बुन है तो बनाइए छोटा सा एक चार्ट। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट,
पहले है वसीयत यानी कि विल की रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड। दूसरा है ट्रस्ट रिलेटिंग विद द मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसकी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड respective टू वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। मूवेबल है, मूवेबल प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्री होगी। तीसरा है कोई रिलीजियस और चैरिटेबल, जिसको वहां पे वक्फ भी कहा गया है, वक्फ भी बोलते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट बनती है। एक सेकंड, कॉपी कर लीजिए, कॉपी भी करते जाइए साथ साथ में, बस इतना ही है और नहीं है। अरे यार, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड यानी कि रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन will required registration if falls under article। ओके, ठीक है। कॉपी कर लीजिए पॉज करके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होता है। डिबेंचर ट्रस्ट डीड का मतलब बताया गया आपको कंपनी सेट के अंदर, तो वो आप कंपनी सेट में पढ़ेंगे। और कंपनी सेट में मतलब बताया गया ये आपको बता देता हूं यहाँ पे, वो ये कि डिबेंचर्स इशू करके कंपनी लोगों से पैसा उठाती है, उसको हम बोलते हैं डिबेंचर होल्डर्स। और डिबेंचर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे और उनके पैसा डूबे ना। तो इसके लिए कंपनी जो डिबेंचर होल्डर से पैसा उठाती है, वो पैसा उठाने के बाद उसको एक बैंक अकाउंट में मेंटेन रखती है और उसी बैंक को बनाती है अपना ट्रस्टी। और कंपनी कहती है अपने उस बैंकर से कि भाई हम आपसे एग्रीमेंट करते हैं कि हम इस पैसे को इस डिबेंचर के पर्पस के लिए कहीं और इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप हम पर चाहे तो एक्शन ले सकते हो। यानी कि डिबेंचर ट्रस्टी जो है वो बैंकर या कोई और कमिटी, वो चाहे तो कंपनी के ऊपर एक निगरानी रखती है कि कंपनी डिबेंचर होल्डर के पैसे का एकदम सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है।
ओके तो ऐसे इस पर्पस के लिए कंपनी बैंक से या उस मर्चेंट बैंक से एक एग्रीमेंट करती है, उसको बोलते हैं डिबेंचर ट्रस्ट डीड। डिबेंचर के पैसे को सेफ रखने के लिए, उनके इंटरेस्ट को मेंटेन रखने के लिए। कल को डिबेंचर का पैसा अगर कंपनी वापस नहीं कर पाती है, रिडीम नहीं कर पाती है या इंटरेस्ट नहीं पे कर पाती है, तो ये बैंक ही होता है जो कंपनी की सिक्योर डिबेंचर होल्डर की जो प्रॉपर्टी है उसको बेच के पैसा निकाल के डिबेंचर होल्डर पे बांटेगा। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट, हाउ इट इज ड्राफ्टेड। ट्रस्ट का डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है और किस तरह से ड्राफ्ट वगैरह होता है, इसकी वहां पे बात की गई। ये आपको भी नहीं पढ़ना है, आप ये भी पूछ लो भी क्यों नहीं पढ़ना है। ऑब्वियसली आपको भी इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि सर ये दोबारा हेडिंग पढ़िए, इसका इसमें लिखा गया है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट हाउ इट इज ड्राफ्टेड। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट क्या होता है और ये ड्राफ्ट कैसे किया जाता है, किस तरह से ड्राफ्ट किया जाता है। तो ड्राफ्टिंग की बात तो हम भी कर नहीं रहे हैं। जब हम ड्राफ्टिंग की बात करेंगे तो ड्राफ्ट करने से पहले इसको एक बार जरूर पढ़ेंगे, रीड करेंगे, और ट्रस्ट को बनाने से पहले इसको भी रीड करेंगे, इसमें से हम आइडियाज लेंगे, पॉइंट्स उठाएंगे और फिर उसको ड्राफ्ट करेंगे। ठीक है जी, यस ये आपका चैप्टर खत्म था और ये खत्म हो गया है बड़े ही प्यार से। इसमें आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 भी चला गया। ओके, नेक्स्ट क्लास में जो स्टार्ट में करूंगा अभी से बता ही देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आई स्टार्ट चैप्टर नंबर 7, मैं चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करूंगा। ओके, दैट्स ऑल, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।